हम लोग इस पॉइंट पे थे कि हम लोगों ने पार्ट सी स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने कहा था कि ग्राफ बनाने के लिए आपको सबसे पहले रैंकिंग करनी है। रैंकिंग हमने कर ली थी, और उसके बाद अब हमें जो दूसरा काम करना था वो ये था कि हमने सारे प्रोडक्ट्स की रैंकिंग की बेस पे सेल्स कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट निकालना होता है। ठीक है, सेल्स और कंट्रीब्यूशन हमने प्रोडक्ट सी का निकाल दिया था। ठीक है, प्रॉफिट निकालना है। अब प्रॉफिट आपको पता है प्रॉफिट होता क्या है, कि जब आप कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हो। अगर हम देखें तो इस बिजनेस का की फिक्स कॉस्ट टोटल कितनी है, 640,000। यानी टोटल फिक्स कॉस्ट ही 640,000 है। टोटल फिक्स कॉस्ट ही 640,000 है, मतलब कि कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करें, ये जो 12 लाख है, इसमें 640,000 फिक्स कॉस्ट में माइनस करूंगा तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा 5,60,000 का। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ सी प्रोडक्ट, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट ने आपके पूरे बिजनेस की, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट ने आपके पूरे सारे के सारे बिजनेस का के फिक्स कॉस्ट को कवर अप कर दिया और प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। यानी कि सी ने इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया कि कंप्लीट 6,40,000 की कॉस्ट को उसने अपने ऊपर ओवरकम करके प्रॉफिट कर लिया। और दूसरा मतलब ये हुआ कि एस और डी को अब फिक्स कॉस्ट कवर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सी ने ऑलरेडी ये काम कर दिया हुआ है। ठीक है, क्यूमुलेटिव अगर देखा जाए तो सी के लिए क्यूमुलेटिव वैल्यूज तो यही होंगी, क्योंकि अब इससे पहले तो कोई प्रोडक्ट था नहीं। इससे पहले तो कोई प्रोडक्ट था नहीं, एक मिनट लेट सी, ये वैल्यूज तो सेम रहेंगी। अच्छा, अब उसके बाद एस की सेल्स। एस की सेल्स हमें कहाँ से मिलेंगी, हमारे पास एस की सेल्स गिवन है, बिल्कुल गिवन है। कितने गिवन है यहाँ पे, एस की टोटल सेल्स हैं ये 352 टेट्रा 0। और एस का कंट्रीब्यूशन भी हमें यहीं कहीं से मिलेगा, जो कि 12,32,000 है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब अगर देखा जाए तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि एस का जो प्रॉफिट है वो निकालने के लिए मैं 6,40,000 की फिक्स कॉस्ट माइनस करूंगा या नहीं करूंगा, यस या नो। एस का प्रॉफिट निकालने के लिए मैं 6,40,000 का जो की फिक्स कॉस्ट है वो माइनस की, कॉन्ट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है। तो मैं 6,40,000 की माइनस करूंगा फिक्स कॉस्ट। नहीं करेंगे। क्या कहते हो, यस या नो? नो। ओके, बाकी स्टूडेंट सबने बताना है, सबने चैट पे बताओ, सब चैट पे सब बताओ। क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमने सब्ट्रैक्ट कर दी है ना। बिल्कुल ऐसा ही है कि ऑलरेडी ऑलरेडी हमने उसको माइनस कर दिया हुआ, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट वैसे ही जीरो हो गई है, हमारी खत्म हो गई है। तो अब सारा का सारा ये प्रॉफिट बन गया, सारा का सारा ये प्रॉफिट बन गया। यानी अब हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ यूं बनेगा कि ये जो क्यूमुलेटिव सेल, पिछली वाली सेल प्लस अगली सेल, ये क्यूमुलेटिव बन गया। फिर इसी तरह इक्वल टू 1,12,00,000, 1,20,000। ठीक है, इक्वल टू 12 लाख, एक 12 लाख प्लस 12,32,000, ये कॉन्ट्रीब्यूशन क्यूमुलेटिव बन गया। और प्रॉफिट जो था पहले था 5,60,000 का, अब 12,32,000 का प्रॉफिट है, ये भी इसमें ऐड हो गया। टोटल प्रॉफिट आपको पता चल गया क्यूमुलेटिव दो प्रोडक्ट्स का। इसी तरह आगे सेल्स हम देखेंगे डी की। ठीक है, डी की सेल्स जिस तरह हमारे पास ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, डी की सेल्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे 3,31,20,000। और उसका कंट्रीब्यूशन भी ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे गिवन है 7,28,000। और चूंकि यहाँ पे फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी कवर है तो ये जीरो हो गए, प्रॉफिट भी सेम आ जाएगा। इक्वल टू पिछला प्रॉफिट, पिछली सेल्स प्लस अगली सेल्स। इसी तरह इक्वल टू पिछला कंट्रीब्यूशन प्लस अगला कंट्रीब्यूशन, इक्वल टू पिछला प्रॉफिट और अगला प्रॉफिट। तो ये टोटल हमारे पास ये वैल्यूज आ गई क्यूमुलेटिव। असल में यही वैल्यूज जो मैं निकाल रहा हूँ, ये जो मैंने निकाली है यहाँ पे, ये क्यूमुलेटिव वैल्यूज, असल में यही वैल्यूज विल हेल्प यू टू कैलकुलेट द, टू मेक द ग्राफ। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि ग्राफ बनाने की जरूरत है ही नहीं, ग्राफ बनाने की जरूरत है ही नहीं, तो इसलिए हम ग्राफ नहीं बनाएंगे। ये बस तुम्हें सिखानी ये चीज थी कि इसकी कैलकुलेशन किस तरह करनी है। दूसरा, इसके अगर कभी कैलकुलेशन वो लिख के, यानी ग्राफ कभी कभार बना बनाया आ जाता है, उसके ऊपर एनालिसिस के लिए दे दे, तो आपको एटलीस्ट पता हो कि कैलकुलेशंस किस तरह हुई हुई हैं। ठीक है, मुझे बताओ यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है तो एक दफा कंफर्म कर दो, किस तरह हमने रैंकिंग की और किस तरह सारे मामला की। यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा, अब वो अगले पार्ट में, डी पार्ट में कह रहा है कि हमने कमेंट करना है ऑन योर फाइंडिंग्स। यानी जो वो कह रहा था ग्राफ से आपने मतलब ग्राफ बनाया हुआ, उससे हमने आगे कमेंट करना है। अब ऑब्वियस सी बात है कि हमने ग्राफ तो बनाया नहीं, तो हम फाइंडिंग्स तो नहीं बता सकते। लेकिन जनरली हम बता देते हैं कि हम ये कहेंगे कि सी प्रोडक्ट जो है ना, वो इट वाज कंट्रीब्यूटिंग मोर कंट्रीब्यूशन अगेंस्ट द सेल, मोर कंट्रीब्यूशन अगेंस्ट द सेल। तो इस मोर कंट्रीब्यूशन अगेंस्ट द सेल का मतलब ये है कि वो ज्यादा बना रहा था, इसलिए हमने उसको रैंक में रैंक 1 रखा, फिर रैंक 2 रैंक 3, ये बात कर सकते हैं। फिर हम ये कर सकते हैं, ये सी
इतना पावरफुल प्रोडक्ट था, इतना पावरफुल प्रोडक्ट था कि उसने उसी के अपने ही कंट्रीब्यूशन से बिजनेस की सारी फिक्स कॉस्ट कवर अप हो गई। तो ये उसका एक और पॉइंट कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद एक और चीज हम ये कमेंट कर सकते थे, अगर ग्राफ हमें बनाते तो उसमें ये चीज कमेंट कर सकते थे कि क्या जो भी ब्रेक इवन हमारा निकलता, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हम ग्राफ बनाते हैं तो हम ब्रेक इवन पॉइंट भी बता सकते थे, लेकिन ऑब्वियसली अब हमने वो बनाया नहीं है ब्रेक इवन पॉइंट। लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट नोट डाउन हमें पता है, वैसे ब्रेक इवन पॉइंट है क्या हमें पता है, इस कैलकुलेशन से ब्रेक इवन पॉइंट हमने ऑलरेडी निकाला था। ये देखो, ये जो हमने 1790380 निकाला था, ये ब्रेक इवन था। ग्राफ से भी कुछ इतना ही ब्रेक इवन निकलना था, ऑब्वियसली ग्राफ से कुछ और ब्रेक इवन तो नहीं निकलेगा, इतना ही ब्रेक इवन निकलेगा। तो बात ये है सारी कि आप लोगों को जो ग्राफ में आपने जो भी फाइंडिंग्स हासिल की हैं उसको आपने 3 नंबर के 3 नंबर में आपने ये चीजें बतानी थी। यहां तक क्लियर है सबको? जरा एक दफा कंफर्म कर दो, एक दफा कंफर्म कर दो यहां तक अगर क्लियर है। कोई क्वेश्चन है तो यहां तक पूछ लो, अगर इस क्वेश्चन से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, जो हमने क्वेश्चन किया इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। ग्राफ वाले एमसीक्यूज आ सकते हैं लेकिन ग्राफ बनाने के लिए नहीं आएगा, मतलब सीआर में भी ग्राफ आ सकता है लेकिन आपको बनाने के लिए नहीं आएगा, आपको बनाने के लिए नहीं आएगा। एक्चुअली सीन ये है कि वो आपको देगा, आपने उसके ऊपर एनालिसिस करना होगा, इस तरह वो आपसे पूछ सकता है। कंट्रीब्यूशन पर मिक्स का हसनैन, मैं एक प्रॉपर क्वेश्चन देके वो क्वेश्चन करवा देता हूँ, अगर मुझे यहाँ मिलता है पास पेपर में तो मैं कंट्रीब्यूशन पर मिक्स का एक प्रॉपर क्वेश्चन दिखा करवा देता हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं लेके आ रहा हूँ। हाँ मैं समझ गया हूँ, हुसैन आपका क्वेश्चन मैं समझ गया हूँ। मैं उसके लिए प्रॉपर जो है ना वो, हम लोग अपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। इसके अंदर भी जो मैंने देखा था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रेक इवन के मुताबिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैं एक मरतबा, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हम सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट देखेंगे, सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट देखेंगे, वो पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, एक्सेल पे ही करेंगे। हमारी यही कोशिश होगी कि हम सारे क्वेश्चंस एक्सेल पे ही करें, ताकि एक्सेल के कोई भी अगर ऐसे इश्यूज या कोई आपको चैलेंजेस आते हैं एज अ स्टूडेंट तो वो भी आपके हल हो जाएं, वो भी आपके हल हो जाएं। अच्छा, मैं ये कहूंगा सारे स्टूडेंट्स एक्टिव बैठे हैं, सारे स्टूडेंट्स ने एक्टिव बैठना है, सब स्टूडेंट्स ने एक्टिव बैठना है। कोई स्टूडेंट ऐसा ना हो बीच में कि जो सो रहा हो, जो बस लैपटॉप ओपन करके इधर उधर काम कर रहा हो। कोई स्टूडेंट जो इच्छा कर रहा है वापस वापस इधर फोकस रखे सवाल के ऊपर। ये कुछ दिन है, चंद एक दिन है, चंद एक दिन थोड़ी मेहनत कर लोगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह F5 निकाल लोगे। और भाई पेपर निकाल लेना इज वेरी गुड, ठीक है, मेहनत करके पेपर निकाल लेना इज वेरी गुड फॉर यू। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। देखो इसमें वो बोल रहा है हमने कैलकुलेट करना है वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो फॉर कार्डियो कंपनी। भाई वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो का मतलब ये वही क्वेश्चन दोबारा वैसे ही आ गया, रिक्वायरमेंट सेम रिक्वायरमेंट जो हमने भी थोड़ी देर पहले हेयर कंपनी के लिए किया है, वही रिक्वायरमेंट है। कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेवेन्यू फॉर कार्डियो कंपनी। अच्छा, ये अब इस क्वेश्चन में हमें मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी निकालनी है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में ये चीज नहीं थी, इस क्वेश्चन में ये चीज है, तो इसके लिए इसका हमें फायदा होगा कि हम एक और नई चीज भी यहाँ पे सीखेंगे, एक और नई चीज भी यहाँ पे सीखेंगे। उसके बाद यूजिंग द ग्राफ पेपर प्रोवाइडेड, दोबारा से ग्राफ का एक सवाल आया। Assuming that the product are sold in constant mix, draw a multi-product graph for cardio, label fully both axes, any line drawn on graph at the break-even point। भाई अगेन वो ग्राफ पेपर बनाने के लिए आया है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम जैसे ऑलरेडी हमने सीखा कि कैलकुलेशन तक की हद तक करेंगे, ग्राफ बनाएंगे नहीं। उसके बाद एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन टू द ब्रेक इवन पॉइंट इफ द प्रोडक्ट वर सोल्ड इन ऑर्डर ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स फर्स्ट।
इसमें हमें एक्सप्लेन करना है कि अगर प्रोडक्ट पहले बिकता है तो उसके रिलेटेड बेसिकली क्या कहते हैं, जनरली हमें इसमें वो क्या कहते हैं वो करना है, एक्सप्लेन करना है। तो हम इसमें जनरल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, ठीक है, जनरल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, वेटेड एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। वेटेड एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो हमारी पहली रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और पहली रिक्वायरमेंट के लिए आप लोगों को पता है कि हम लोग जैसे पहले हमने किया था सीएसडी के लिए, उस बाद में उसमें भी हमें टीसीआर के लिए ये करना पड़ेगा, ये टीसीआर के लिए देखना पड़ेगा कि हम पहले कंट्रीब्यूशन निकाल लें सबका, कंट्रीब्यूशन निकाल लें पहले, फिर सेल्स निकाल लें, और फिर वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स। तो उसके लिए सेल्स बेसिकली सेलिंग प्राइस, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है, मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स, ठीक है, ये गिवन है हमारे पास। अच्छा, एक बात, मसला ये है, एक मसला ये है कि उसने बोला कि लेबर कॉस्ट आर 60% फिक्स्ड। लेबर कॉस्ट 60% फिक्स्ड है। लेबर कॉस्ट 60% फिक्स का मतलब है कि हमें यहाँ पे कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए जो लेबर चाहिए, हम टोटल अमाउंट नहीं उठा सकते, हम टोटल अमाउंट नहीं उठा सकते। हमें यहाँ पे जो अमाउंट एक्चुअल में चाहिए, हमें यहाँ पे जो अमाउंट एक्चुअल में चाहिए वो सिर्फ वेरिएबल वाला पार्ट है जो कि 40% होगा। तो हम हर वैल्यू, लेबर की हर वैल्यू का 40% लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस लिखते हैं सबकी। वर्किंग वन शो सबसे कर पहले हम देंगे सेलिंग प्राइस लिखेंगे। इनिशियल सेलिंग प्राइस अगर देखो तो ये यहाँ पे गिवन है, ये देखो, ये देखो, वो कह रहा है कार्डियो मैन्युफैक्चर थ्री टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, ट्रेडमिल्स, टी, सी और आर। और ये बताई हुई सेलिंग प्राइस, ये बताए हुए यूनिट्स, ये बताई हुई कॉस्ट, ठीक है। सेलिंग प्राइस अगर हम देखें तो हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या होगी, 1600, 1800 और 1400, ये हमारी हो गई सेलिंग प्राइस, ये हमारी हो गई सेलिंग प्राइसेस। उसके बाद मटेरियल कॉस्ट के बारे में उसने कुछ नहीं बताया हुआ, तो वो एज्यूम्ड है कि वो वेरिएबल ही होंगी, कि मटेरियल वेरिएबल ही होता है, ठीक है। 360। लेबर के बारे में ये है कि 80% लगेगा, जिसका मतलब 220, सॉरी इसका 40% लगेगा, तो 220 का 40%, क्योंकि 40% वेरिएबल है, 240 का 40%। सर। और इसको हम वर्किंग वन ना शो कर दें यहाँ पे, जी जी, एग्जामिनर के लिए ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यार ये हुसनैन, आपकी वर्किंग, पास आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। मैं कह रहा हूँ वर्किंग वन ना शो कर दें, एग्जामिनर के लिए ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वर्किंग वन शो कर सकते हैं, ये लेबर के लिए कह रहे हो। जी जी जी, 40% निकालने के लिए। एक मुझे ना असल में आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप मुझे या तो चैट पे लिख के बता दो, क्योंकि मेरे ना यहाँ पे स्पीकर का इशू हुआ हुआ है। तो आप मुझे अगर ये चैट पे लिख के बता दो तो मैं ज्यादा बेहतर समझ सकूंगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझे चैट पे लिख के बता दो, मैं ज्यादा बेहतर समझ पाऊंगा। अच्छा, लेबर में हमारी वैसे है कितनी, 190 का 40%। अच्छा, हुसनैन कह रहा है कि हम वर्किंग अगर शो कर दें कि एग्जामिनर को क्लियर हो। अच्छा, अब मैं ना एक बात बताता हूँ, एग्जामिनर हमारा एसीसी का ना बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। एग्जामिनर को नो डाउट हमें क्लैरिटी जरूर दिखानी है, लेकिन एग्जामिनर को ये जो बेसिक चीजें होती है ना, किसी चीज पे परसेंटेज लगाना, इस टाइप की चीजें अगर करेंगे ना, तो एग्जामिनर मार्क्स तो पूरे देगा, लेकिन आपका टाइम जाया होगा, पहली बात। दूसरी बात, एग्जामिनर जब यहाँ पे जाके टच करेगा ना, एग्जामिनर कभी भी वैल्यू सिर्फ नहीं देखता। वो ये नहीं देखेगा अच्छा बच्चे ने 88 कैसे लिखा, वो ये देखेगा कि 88 के पीछे फॉर्मूला किसने लगा हुआ है। जब वो आपका सेल क्लिक करेगा, उसको पीछे नजर आ जाएगा कि बच्चे ने 40% लिया हुआ है, बच्चे ने 40% लिया हुआ है लेबर का। तो वहां से उसके जेहन में होगा कि 40% जो है ना वहाँ का, वहाँ की क्या कहते हैं, वहां से वेरिएबल कॉस्ट उसने उठाई है, और इसमें कोई इश्यू नहीं है। अगर मजे की बात ये है कि अगर आप ये पूरी कैलकुलेशन, ये पूरा बॉक्स, यानी कि मैं अगर आपको बताऊं ना कि अगर आप ये पूरा का पूरा बॉक्स भी एक सेल के अंदर भी कैलकुलेट कर दो ना सारों की कंट्रीब्यूशन, तब भी एग्जामिनर को कोई इशू नहीं है। बस ये है कि उसके ब्रैकेट में फॉर्मूला होना चाहिए, डायरेक्ट वैल्यू ना लिखी हो, यानी डायरेक्ट मैं कैलकुलेटर से करके ना लिखूं, वो क्लैरिटी नहीं देगा। अगर आपने कोई फॉर्मूला शो किया है किसी वर्किंग में, अनटिल और अनलेस बहुत कॉम्प्लेक्स वर्किंग है कि आपको कह रहे हो यार ये तो अब बिल्कुल समझ से बालातर है, तो वहां पे वर्किंग शो कर दो। ये तो सिंपल 40%, इस तरह की चीजों पर टाइम जाया खुद नहीं करना, क्योंकि अपना टाइम जाया और मार्क्स उतने ही मिलने हैं जो डायरेक्ट लिखने से मिलने हैं, ठीक है। तो इफेक्टिवली खेलना है, इफेक्टिवली खेलना है। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड के बारे में उसने बताया 110, 120 और 95। 110,
120 और 95 वेरिएबल ओवरहेड्स आ गए। इसके आगे मेरा ख्याल है कि कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन निकल आएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल टू 1600 माइनस 430 माइनस ओहो 30 माइनस 88 माइनस 110। या ये कॉन्ट्रीब्यूशन कॉपी करेंगे और आगे शिफ्ट के साथ पेस्ट करेंगे दोनों सेल्स में। फाइनल आंसर हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन के आ गए। फाइनल आंसर हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन के आ गए। यहाँ पे हम यूनिट्स लिख लेंगे क्योंकि हमें टोटल में भी चाहिए, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन भी चाहिए। तो 420, 400 और 380 हमारे पास ये यूनिट्स आ गए। हमारे पास ये यूनिट्स आ गए। इससे हमें टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। टोटल कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। और टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, पहले एक प्रोडक्ट का निकालेंगे, इक्वल टू 420 इंटू ये कंट्रीब्यूशन 972। ये कंट्रीब्यूशन आ गया पहले का, और इसी तरह बाकी का कंट्रीब्यूशन आ गया, यानी कॉपी करके पेस्ट किया है। और टोटल रेवेन्यू यानी कि सेल्स भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं किस तरह, ये यूनिट्स हैं मल्टीप्लाई उसकी सेलिंग प्राइस, कॉपी करके आगे पेस्ट कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर्स आ जाएंगे। यानी टोटल कंट्रीब्यूशन और टोटल सेल्स हमने निकाल लिया। टोटल कंट्रीब्यूशन और टोटल सेल्स हमने ये सारी वैल्यूज निकाल ली, जिसको मैंने बोल्ड कर दिया है। बस इसका यहाँ पे अब चाहे टोटल ले लो, टोटल ले लो, इक्वल टू ये तीन सेल को करोगे कंट्रीब्यूशन टोटल आ जाएगा, और कॉपी और पेस्ट करोगे तो सेल्स भी टोटल हो जाएंगी। हमने कंट्रीब्यूशन और सेल्स दोनों का टोटल अप कर लिया। कंट्रीब्यूशन और सेल्स दोनों का टोटल कर लिया। अब वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स हमारा जो है ना वो फॉर्मूला ये हमने ये निकालना है। इक्वल टू बस ये कंट्रीब्यूशन उठाओ यहाँ से, डिवाइडेड बाय सेल्स कर दो, तो वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स आ गया 0.60918। 0.60918 एग्जैक्ट सेम वैसे ही हुआ जैसे हमने पहले किया था। एग्जैक्ट सेम वैसे ही हुआ जैसे हमने पहले किया था। मुझे बताओ यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? अगर क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दो। एक मरतबा यस लिख दो अगर क्लियर है। एक मरतबा यस लिख दो अगर क्लियर है। एक मरतबा यस लिख दो अगर क्लियर है। सही हो गया। सही हो गया। अच्छा, अब हमें यह करना है, यहाँ से हमने वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो निकाल ली। और ये कहते हैं यहाँ पे हमारी पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। और पहली रिक्वायरमेंट पे हमारे मार्क्स कितने थे अगर हम देखें तो 4 नंबर का ये क्वेश्चन था, हमने 4 नंबर अचीव कर लिए। 4 नंबर अचीव कर लिए। अच्छा, अब दूसरे में हमारे पार्ट बी की रिक्वायरमेंट ये है कि हमें निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेवेन्यू, आई थिंक सो। इन रेवेन्यू, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेवेन्यू, इन डॉलर्स रेवेन्यू में निकालना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है कि बजटेड सेल्स यानी टोटल सेल्स में से जब हम ब्रेक इवन सेल्स माइनस करते हैं, ब्रेक इवन सेल्स माइनस करते हैं। अब मसला ये है कि हमारे पास टोटल सेल्स तो हैं, ये देखो टोटल रेवेन्यू जो है ये टोटल रेवेन्यू, बजटेड सेल्स बेसिकली टोटल सेल्स ही होती है ना, जिसमें से आप ब्रेक इवन माइनस करते हो। ये तो ऑलरेडी आपने ऊपर निकाली हुई थी 1924, मैंने डायरेक्टली उठा ली। मैंने टोटल रेवेन्यू यहाँ से डायरेक्टली उठा लिया। लेकिन ब्रेक इवन सेल्स नहीं गिवन। ब्रेक इवन सेल्स नहीं गिवन, तो ब्रेक इवन सेल्स के लिए हम यहाँ पे वर्किंग शो कर सकते हैं, वर्किंग वन शो कर सकते हैं नीचे। ये लो वर्किंग वन, यहाँ पे मैं ओपन करूँ वर्किंग वन। और ब्रेक इवन सेल्स निकालने के लिए हमें पता है कि ब्रेक इवन सेल्स निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज, वेट क्योंकि ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। अब वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो तो हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, और टोटल फिक्स कॉस्ट हमें चाहिए। अब सवाल अगर हम पढ़े तो सवाल में वो क्या बोल रहा है, जरा गौर से देखना। वो कह रहा है जनरल फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सक्लूडिंग एनी लेबर फिक्स्ड कॉस्ट आर, एक्सक्लूडिंग एनी लेबर फिक्स्ड कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी 55,000। इसके कहने का मतलब ये है कि हमारी जनरल फिक्स्ड कॉस्ट तो 55,000 है, लेकिन इस 55,000 में, इस 55,000 में आपकी लेबर वाली फिक्स कॉस्ट नहीं है। अब लेबर वाली फिक्स कॉस्ट कौन सी? याद करो उसने शुरू में बताया था कि 60% लेबर का फिक्स था। 60% लेबर का फिक्स था। और हमारा यहाँ असूल है, हमें सिर्फ जनरल फिक्स ओवरहेड नहीं बल्कि टोटल फिक्स डालने हैं। तो इसमें हमें ना सिर्फ 55,000 इज इक्वल टू 55,000 तो डालेंगे, लेकिन इसके साथ हमें मजीद मजीद जो फिक्स कॉस्ट उठानी है वो भी वहां से लेनी पड़ेगी लेबर से। वो अब हम किस तरह लेंगे, इसके लिए मैं डायरेक्टली एक ब्रैकेट के अंदर, इसी ब्रैकेट के अंदर कैलकुलेशन कर देता हूँ। जरा गौर से देखना। 55,000 तो आएगा, ये तो कंफर्म है। प्लस अब गौर से, जरा गौर से, अगर आप लेबर देखो तो लेबर हमारे हमें यहाँ पे टोटल में चाहिए ना। जरा गौर से देखना, मैं क्या करने लगा हूँ, 220 का
कितने परसेंट फिक्स है? 60% फिक्स है। इस तरह भी ले सकते हैं अलग अलग, या फिर आप इस तरह भी कर सकते हो कि सारी लेबर कॉस्ट जो आपके पास यहाँ गिवन है, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ से दिखाता हूँ। अगर आपके पास ये जो लेबर कॉस्ट गिवन है, ये लेबर 88, 96 और 76 गिवन है ना, ये आपके पास 40% पे है ना, इससे भी 60% पे जा सकते हो, या इसके लिए अलग वर्किंग भी ओपन कर सकते हो और ब्रैकेट में भी कर सकते हो। अगर आसान करना है तो आसान करने का तरीका ये है कि पहले आप लिख लो कि फिक्स्ड लेबर कॉस्ट, उसको आप अलग अलग भी लिख सकते हो, ब्रैकेट के अंदर भी कर सकते हो। ब्रैकेट के अंदर भी मैं बता देता हूँ, वो तो ब्रैकेट्स लगेंगे, वो मसला नहीं है। और सेल के अंदर की बात कर रहा हूँ, अगर अलग करना चाहते हो तो इस तरह कर सकते हो फिक्स लेबर के लिए कि इक्वल टू 220 का कितने परसेंट था? 60% फिक्स था, ठीक है। मल्टीप्लाई यूनिट्स, यूनिट से भी साथ ही मल्टीप्लाई कर दो, क्यों? क्योंकि मैं टोटल में चाहिए ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ, टोटल में चाहिए इसलिए कह रहा हूँ। इक्वल टू सी के लिए, सी के 240 जो फिक्स कॉस्ट थी, इसका 60% फिक्स हिस्सा था, मल्टीप्लाई यूनिट से 400, ये आंसर आ गया 57,600। और आर के लिए जो लेबर थी 190, उसका 60% फिक्स था, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो उसके रेलिवेंट यूनिट से 380 से, और सबको यहाँ पे सबका टोटल ले लो। एक तरीका ये मैं बता रहा हूँ कि अगर आसान तरीका करना है, अपने लिए आसान करना है, ठीक है, इक्वल टू तीनों को ऐड कर दो तो आपके पास वो हिस्सा आ जाएगा जो लेबर का फिक्स, जो लेबर का वो फिक्स वाला हिस्सा है। तो इक्वल टू 55,000 एक जनरल फिक्स ओवरहेड वाले फिक्स कॉस्ट, और एक ये लेबर वाली, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ये दोनों को मैंने ऐड किया तो 156,360 और वो 55,000, तो आंसर आ गया 211,360, 211,360, 211,360, 211,360। अच्छा, अब इस यहां से हम ब्रेक इवन निकालेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो 346,959, 346,959, 346,959। और पॉइंट्स की वजह से किसी का ऊपर नीचे हो सकता है, कोई मसला नहीं है। एग्जामिनर देख रहा है कि यार पॉइंट किसी ने ज्यादा लिए किसी ने कम, तो वैल्यूज आगे पीछे हो सकती हैं, नंबर पूरे मिलेंगे। ब्रेक इवन सेल्स यहां से तुम्हें पता चल गई, ये 346,959, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना निकलेगा? बजटेड सेल्स में से ये जो ब्रेक इवन सेल्स तुमने निकाली अभी, अभी निकाली ब्रेक इवन सेल्स, वो माइनस कर दो तो आपका ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेवेन्यू आ गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेवेन्यू आ गया। अच्छा, अभी जो फिक्स लेबर वाली ये मैंने आसान तरीके से बताया है कि अगर कोई इस तरह करना चाहे, वैसे आप इस तरह भी कर सकते हो, मैं थोड़ा सा लेंथी करके बताने लगूं, ठीक है, जरा गौर से समझना। 55,000 तो कॉस्ट है, बल्कि 55,000 को एंड पे लिखते हैं, पहले लेबर कॉस्ट को देखते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है, हमें पता है कि 220 ने मल्टीप्लाई होना है अपने यूनिट्स के साथ पहले, 42 420 के साथ, प्लस अभी मैं 40% नहीं कर रहा, वो एंड पे कर दूंगा इकट्ठे, प्लस 240 जो कि दूसरे प्रोडक्ट की लेबर कॉस्ट है, उसने भी मल्टीप्लाई होना है उसने भी मल्टीप्लाई होना है अपने यूनिट से 400 से, प्लस एंड पे 190 ने मल्टीप्लाई होना है 380 अपने यूनिट से। ये तीनों के यूनिट्स हो गए। अब क्योंकि आपने तो ब्रैकेट लगाई है सबके अपनी अपनी, अब एक ब्रैकेट हमें चाहिए जो सारों को टोटल करके इकट्ठा 60% से कर दे। तो एक ब्रैकेट स्टार्ट से ओपन करेंगे और यहां जाके एंड करेंगे यहाँ पे, और मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6 के साथ। तो क्या होगा कि अंदर जितनी भी वैल्यू है वो टोटल निकलने के बाद डायरेक्टली 60% से मल्टीप्लाई हो गई। अच्छा, यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा, अभी इसमें 55,000 शामिल नहीं है, ठीक है, आप यहाँ पे प्लस 55,000 भी कर सकते हो, प्लस 55,000 भी कर सकते हो। एक मिनट में वर्किंग खोल के दिखा दूं, तो उससे क्या होगा कि आपकी, क्योंकि डैमेज रूल है तो पहले मल्टीप्लाई होकर पूरा आंसर आ जाएगा, फिर 55,000 बाद में ऐड हो जाएगा, तब भी ये आंसर आ जाएगा। और एग्जामिनर को इससे भी मसला नहीं है, एग्जामिनर जब देखेगा तो उसको समझ आ जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं आसान तरीके से करना है, तो इस तरह फिक्स लेबर कॉस्ट ऐड करके उसमें 55,000 ऐड कर दो, तब भी आपका आंसर आ सकता है। यार पार्ट भी हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेवेन्यू भी कर लिया। मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दो, एक मरतबा यस लिख दो अगर यहाँ तक क्लियर है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो यहाँ तक। इस सवाल में कोई भी इशू आ रहा है किसी जगह पे, मुझसे पूछ लो। अगर क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दो, एक मरतबा यस लिख दो। अच्छा अच्छा, अब इसके बाद ग्राफ वाला सवाल है। ग्राफ वाले सवाल में नॉर्मली कैलकुलेशन वाला पार्ट है। कैलकुलेशन वाला पार्ट में नॉर्मली हम क्या करते हैं, अभी मैं इसको पूरा पूरा सॉल्व नहीं करवा रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वो जो कैलकुलेशन वाला पार्ट जनरली आता नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, जैसे अगर सी टी सी और आर ये तीन प्रोडक्ट्स हैं, तो हमें सारे प्रोडक्ट्स की सेल्स, कंट्रीब्यूशन और
प्रॉफिट निकालना होता है, ताकि हम तीनों को जो वैल्यूज है क्यूमुलेटिव उसको ग्राफ में पुट कर सके। ग्राफ बनाने के लिए आना नहीं है, इसलिए टेंशन की जरूरत नहीं है। सेल्स और कंट्रीब्यूशन ऊपर से उठा लेंगे। फिक्स कॉस्ट जो हमारे बिजनेस में है, टोटल फिक्स कॉस्ट कितने की फिक्स कॉस्ट है, ये गिवन है 211,360, ये बड़े 211,360 की, इसको हम वो उस कंट्रीब्यूशन में से माइनस करते चले जाएंगे। और जब तक ये फिक्स कॉस्ट पूरी नहीं हो जाती, और टीसीआर के लिए कैलकुलेशन करके फिर हम ग्राफ बनाएंगे। लेकिन ग्राफ बनाना हमारा है नहीं, तो इसलिए हम ये इसको कर नहीं रहे। ठीक है, इसको कर नहीं ले, लेकिन क्योंकि अभी हमने सेम रिक्वायरमेंट थोड़ी देर पहले की है, तो उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को बस एक आइडिया देना था कि कैलकुलेशन किस तरह होती है। ठीक है। उमेर, कोई क्वेश्चन है? आपने हैंड रेस का ऑप्शन डाला था, कोई क्वेश्चन है या नहीं? वैसे ही गलती से हो गया भाई। ठीक है। अब डी में वो कह रहा है एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन टू ब्रेक इवन पॉइंट इफ प्रोडक्ट वर सोल्ड इन ऑर्डर ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट फर्स्ट। वो कह रहा है कि अगर कोई प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल पहले बिकता है, अगर कोई 3 प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हो और जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है वो सबसे पहले बिक रहा है, तो वो कह रहा है इसकी क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट को क्या होगा। तो हम सिंपल बोलेंगे, हम इसमें कौन सी कोई रॉकेट साइंस है, हम बोलेंगे सिंपल कि इफ द, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पार्ट डी, यहीं पे लिख रहा हूँ, वैसे वर्ड पे आपने लिखना है, इफ the most profitable product is sold first, the company will cover its fixed cost, क्योंकि मेनली तो फिक्स्ड कॉस्ट होती है ना, फिक्स्ड कॉस्ट क्विकली, रिजल्ट will be, या consequently the company will be able to reach break even point soon। ठीक है। This also means that fewer sales, यानी कम सेल्स में ही, fewer sales is will be needed to cover to reach break even, ऐसे भी लिख सकते हैं। So break even point will be lower। मतलब वो कह रहा था, उसने हमसे बेसिकली ये पूछा था, उसने हमसे यहाँ पे ये पूछा था कि अगर फॉर एग्जांपल हम ब्रेक इवन पॉइंट, अगर हम पहले प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट पहले बेचें सबसे ज्यादा, तो यही होगा ना कि अगर हम सबसे 2 नंबर की रिक्वायरमेंट थी, सिंपल ये बताना था कि अगर एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट पहले बेचोगे तो सिंपल सी बात है कि फिक्स कॉस्ट जल्दी कवर अप हो जाएगी। जब फिक्स कॉस्ट जल्दी कवर अप हो जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है ना ब्रेक इवन पॉइंट तक इजीली पहुंच सकेगी, यानी इजीली कम सेल पे ब्रेक इवन अचीव हो जाएगा, और ब्रेक इवन पॉइंट भी लोअर आएगा, यानी कंपनी का फायदा है, कंपनी का फायदा है। मुझे बताओ ये रिक्वायरमेंट क्लियर है? पार्ट डी क्लियर है आप लोगों को? पार्ट डी क्लियर है आप लोगों को? एक मरतबा कंफर्म कर दो, एक मरतबा कंफर्म कर दो। बिल्कुल, हमें मार्क्स स्टूडेंट ने पूछा है कि वी हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, लॉन्ग या शॉर्ट। बिल्कुल ऐसा ही है। अब एक जगह यहाँ पे 5 नंबर की रिक्वायरमेंट होती, तो फिर 5 नंबर तो नहीं मिलेंगे, फिर हम ज्यादा सोचते इस बारे में, ज्यादा पॉइंट ढूंढते। जहां पे 5 नंबर, असल में जितने पॉइंट, जितने नंबर्स है ना, बस आपने एक चीज याद रखनी है, जितने नंबर्स का सवाल है ना थ्योरेटिकल, उतने सॉलिड पॉइंट्स होने चाहिए। 2 नंबर है तो देखो मैंने 2 बातें की है ना, यहाँ पे मैंने 2 बातें की है ना, कि ये बताया कि अगर प्रोडक्ट पहले बिकेगा तो कंपनी फिक्स कॉस्ट जल्दी रिकवर कर लेगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जिस वजह से ब्रेक इवन जल्दी अचीव हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट के तकरीबन आंसर बन गया, क्योंकि इसके अलावा और कोई पॉइंट है नहीं। लेकिन जितने नंबर्स होंगे कोशिश करनी है उतने सॉलिड पॉइंट्स होने चाहिए। और ये बात भी है कि एक बात को अगर हम बार बार घुमा के लिखेंगे तो एग्जामिनर पकड़ लेगा। यानी एक बात हमने लिखी हुई है कि मतलब एक बड़े मजे की बात थी कि वो अ, हमने कोई ट्रू आंसर लगाया हुआ, तो किसी ने, टीचर ने बोला ट्रू क्यों है, तो इसकी रीजन भी लिखो, तो हम परेशान हो गए, हमने आगे लिखा बिकॉज इट इज नॉट फॉल्स। तो ऐसा नहीं होगा, मतलब हम घुमा के बातें नहीं लिख सकते, हमें सॉलिड पॉइंट्स लिखने हैं उतने, और आंसर आपका आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल हम कर सकते हैं, हम रेफर कर सकते हैं वैल्यूज के साथ जो हमने ऊपर कैलकुलेशन में जो की हुई है। तो हम क्यूरी में उसको रेफरेंस ले सकते हैं, क्योंकि हमारा पूरा केस इकट्ठा आता है पूरे केस का, तो हम बिल्कुल वहां से, मतलब जब हम क्यूरी लिख रहे होंगे हम देखेंगे कोई बात यहाँ से, हम यहाँ से कोई बात, जैसे यहाँ पे हम जब मल्टी प्रोडक्ट पे जाते हैं, इसके ग्राफ बना रहे होते हैं, तो पहले हम वेटेड एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स की रैंकिंग करते हैं, तो हम उसको रेफर कर सकते हैं इस पैराग्राफ के अंदर।
अच्छा, हुसनैन ने पूछा कि अगर ब्रेक इवन पॉइंट अर्लियर आता है तो इसका मतलब हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी जल्दी ज्यादा होगा, तो बिल्कुल ज्यादा होगा। ब्रेक इवन पॉइंट जितना जल्दी अचीव हो जाएगा, यानी कि जहां 100 यूनिट्स पे हो रहा था वहां 50 यूनिट्स पे हो जाएगा, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतना उतना ज्यादा हो जाएगा, उतना ज्यादा हो जाएगा, सिंपल। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है? इस क्वेश्चन में कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लो। अच्छा, जनरली पास पेपर में। अच्छा, जो मैंने ग्राफ की जगह कैलकुलेशन बताई है, वो मैंने करवाई इसलिए कि उसके वो आ सकती है, इन अ सेंस वो आपको ग्राफ बना के दे दे और आपको आपको कुछ ना कुछ प्रूफ करना होगा कि ग्राफ की जो प्लॉटिंग हुई है वो कैसे हुई हुई है। तो वो उन्हीं वैल्यू से हुई होती है जो कि ग्राफ का जो हम कैलकुलेशन करते हैं, इसीलिए सिखाई कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए। जनरली मेरा आइडिया कि नहीं आएगा, क्योंकि वो कैलकुलेशन हम ग्राफ के लिए बनाते हैं। वो कैलकुलेशन हम ग्राफ के लिए बनाते हैं, और ग्राफ जब आना ही नहीं है तो कैलकुलेशन की जरूरत जनरली नहीं है। लेकिन इसलिए करवाइए ताकि आपको नॉलेज हो कि अगर ग्राफ बना बनाया आ जाए या उसकी कोई वर्किंग आपके सामने आ जाए तो आपको आइडिया हो कि उसकी वर्किंग होती किस तरह। तो हर प्रोडक्ट की रैंकिंग होके बस सेल्स कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट निकलता है, और वही आगे पुट होता है, उससे फिर हम एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट मैच करते हैं, जो मैंने लेक्चर में भी बताया हुआ है। अच्छा, हुसनैन ने पूछा कि पास पेपर्स कहाँ से मिलेंगे? यार, पास पेपर्स मेरे पास अवेलेबल हैं। ये जो पास पेपर्स है मैं आप लोगों को सेंड कर देता हूँ, मुझे डीएम कर देना क्लास के बाद, मैं आप लोगों को ये शेयर कर दूंगा पास पेपर्स जो है। वैसे तो मैं अगर जितने भी ये हमारे सेशन है, ये सीरीज है, ये पास पेपर्स पर ही होगी, क्योंकि पास पेपर्स में बहुत टेक्निकल और बहुत मजे की क्वेश्चन है जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे इन गिविंग द एग्जाम। अच्छा, 1 मिनट में जरा। आज के लिए इतना काफी। यार, एक केस और कर लेते हैं, एक केस और देख लेते हैं, ठीक है? एक केस और देख लेते हैं और उसके बाद फिर छुट्टी करते हैं यार। दस सर पंद्रह मिनट का काफी एक है केस होगा। सर। यार, ये किसने माइक ऑन किया था, मुझे जरा बताओ जरा, मुझे पता नहीं चला। सर मैं था सर, मैं कह रहा हूँ काफी है सर। लाल चाल, ठीक है। अच्छा, एक केस हम देखते हैं, जरा 1 मिनट रुको, मैं ना उस चीज को देख लूं, क्वेश्चन मुझे मिले अगर। 2-3 मिनट में ना, 2-3 मिनट जरा तुम भी जरा सुकून ले लो, रेस्ट करो जरा। मैं बस एक क्वेश्चन एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे, वो करते हैं, उसके बाद छुट्टी है।
कोई छोड़ के ना जाए, बस मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अब हमारे पास्ट पेपर्स में जो क्वेश्चन एक लड़का बोल रहा है कि हमें जो है ना मिक्स से रिलेटेड, यानी कंट्रीब्यूशन पर मिक्स के मुताबिक एक क्वेश्चन का बता दें। कंट्रीब्यूशन पर मिक्स यानी कि जब हमारे पास ब्रेक इवन इन यूनिट्स मल्टी प्रोडक्ट में निकालना, उसका एक केस बता दें। पास्ट पेपर में मेरे आइडिया में ऐसा कोई क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा जो कि प्रॉपर सीआर बनाओ, लेकिन यहाँ मैं एक क्वेश्चन छोटा सा खुद से बनाता हूँ, खुद से क्वेश्चन बनाता हूँ, और मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है उसके लिए। वो भी तुम्हारा एक टॉपिक था, रिवाइज हो जाएगा और हमारा सीवीपी का पूरा केसेस कंप्लीट हो जाएंगे। एक यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। प्रोडक्ट एक्स है और प्रोडक्ट वाई है। अच्छा, अब तुम्हारा इस तरह का कोई केस पास्ट पेपर में मुझे नजर नहीं आया, इसलिए मैं तुम लोगों को बताने लगा हूँ कि ब्रेक इवन, मैं तुम लोगों को ये बताने लगा हूँ कि जब कभी मल्टी प्रोडक्ट यानी एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो, और वहां तुम्हें एक चीज कैलकुलेट करनी हो, और वो हो ब्रेक इवन इन यूनिट्स। ब्रेक इवन इन यूनिट्स, तो हमेशा याद रखना, पहला पॉइंट यहाँ पे जनरली लिख रहा हूँ कि जब भी मल्टी प्रोडक्ट का सवाल होगा, उसमें जब भी ब्रेक इवन यूनिट्स की बात आएगी, तो यहाँ पे हमारा बहुत रोल अदा करेगा मिक्स। यहाँ पे हमारा जो मिक्स होता है, किसी भी प्रोडक्ट में जो मिक्स होता है, प्रोडक्शन में मिक्स होता है, ये बहुत हमारी हेल्प करेगा। हमने अभी दो केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें हमने ब्रेक इवन देखा है रेवेन्यू में, और हमने सीख लिया, जिसमें वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स की गेम थी। लेकिन अब हम ये देखने जा रहे हैं कि जब कभी यूनिट्स में निकालना होगा, तो हमें यहाँ पे मिक्स बहुत मदद करेगा, और इस तरह के सवालों में उसने मिक्स की बात जरूर बताई होगी। मिक्स होता क्या है कि दो चीजें आपस में किस रेशो में बिक रही हैं। जिस तरह मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, एक्स और वाई दो प्रोडक्ट हैं, सेलिंग प्राइस दोनों की गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट दोनों की गिवन है। अब उसने यहाँ पे क्लियर बताया है, उसने यहाँ पे एक बात बड़े क्लियरिटी से बताई है कि ईच टू बैचेस ऑफ एक्स, वन वन वाई, वन बैच ऑफ वाई इज सोल्ड। यानी उसने बता दिया है कि इनकी रेशो क्या है आपस में, 2:1।
उसने बता दिया है कि हमारे कारोबार की ये रेशियो है कि अगर 2x के बैचेस बिकते हैं तो 1y का बैच बिकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये एक मिक्स पता होगा तो आप कैलकुलेशन कर पाओगे। तो जब हुसनैन मुझसे सवाल आप पूछ रहे थे ना कि हम उस सवाल में कंट्रीब्यूशन किस तरह निकालेंगे, अगर वहां पे हमें निकालना पड़े, वहां पे मैं इसलिए आपको कहता है अलहदा क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि हमारे इसके लिए मिक्स की बात होना जरूरी है। वो क्वेश्चन बना इस तरह हुआ था कि ब्रेक इवन इन रेवेन्यू निकल सकता है इजीली, जो वहां पे मिक्स की बात उन्होंने इस रेशो की बात नहीं की हुई थी कि किस मिक्स में वो बेचते हैं, किस मिक्स में वो बेचते हैं। वो मिक्स पता होगा तो हम उस, क्योंकि इसमें हमने मदद मिक्स की लेनी होती है, ना कि हम एक अलग अलग प्रोडक्ट का कुछ कर सकें। ठीक है, यहां तक क्लियर है, ये वाला पॉइंट क्लियर है। अच्छा, अब मैं ये एक क्वेश्चन करवा भी देता हूँ। ये पॉइंट तो मैंने बता दिया कि मिक्स वो उसने 100% बताया होगा, मिक्स बताया होगा, आपने उस मिक्स की मदद से चलना है। अब चलते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपने नॉर्मल इसमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेना होता है, दोनों जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका, एक्स और वाई, इनका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या आएगा कि सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट हम माइनस कर दें। मैं डायरेक्टली माइनस कर देता हूँ, तो 6 में से अगर हम 3 माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा, 3 का कंट्रीब्यूशन यहाँ आएगा, और 2 में से 0.6 करेंगे तो 1.4 का कंट्रीब्यूशन यहाँ आएगा। दोनों जगह हमने कंट्रीब्यूशन निकालिए, दोनों जगह हमने कंट्रीब्यूशन निकाली, दोनों जगह हमने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लिए। अच्छा, अब यहाँ पे जब हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लिए, दूसरा काम हमने यही करना है, कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर मिक्स। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं बल्कि कंट्रीब्यूशन पर मिक्स। अब कंट्रीब्यूशन पर मिक्स कैसे कैलकुलेट करना है, हमें पता है, हमें पता है कि जिस वक्त हमारे 2x बिकते हैं उस वक्त हमारा 1y बिकता है, यही मिक्स है हमारा। जिस वक्त हमारे 2x बिकते हैं उस वक्त हमारा 1y बिकता है, ये हमारा मिक्स है। हमने पहले मिक्स लिखना है और इनका रेलिवेंट कंट्रीब्यूशन इनसे मल्टीप्लाई कर देना है। यानी 2x है ना, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, टू टू 2x का बेसिकली मैं हाल ही लिखूंगा 2, यानी 2 यूनिट्स है ना, क्योंकि कैलकुलेट करना है। तो 2 यूनिट्स, यानी 2x जो है ये 2 यूनिट्स है x के, मल्टीप्लाई इसके जो है वो एक यूनिट पे कितना कंट्रीब्यूशन है, ये देखो ये लिखा हुआ है 3 का, तो इंटू 3, प्लस 1y इंटू इसका कितना कंट्रीब्यूशन है 1.4, तो 2 इंटू 3, यानी जो 2 यूनिट्स जो हैं अगर x के बिकेंगे तो 1 यूनिट y का बिकेगा, तो 2 इंटू 3 6, और 1 इंटू 1.4 1.4, तो ये मिला के क्या आ जाएगा 7.4। ये होता है कंट्रीब्यूशन पर मिक्स निकालना। तो ये बात याद रहे कि इस सवाल में जब आपने यूनिट में कंट्रीब्यूशन निकालना और मल्टी प्रोडक्ट का सवाल हो तो आपने पहला काम क्या करना है, पहले तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लिए सिंपल, फिर कंट्रीब्यूशन पर मिक्स इस तरह निकालना है कि जो मिक्स गिवन है उसको पिक करके उसको रेलिवेंट कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ पे एक्स और वाई में इरेज करूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। एक्स वाई मतलब ये परेशान ना होना कि एक्स वाई को कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, वो जस्ट रेफरेंस के लिए डाले थे, नहीं तो जनरली हमें कैलकुलेट करनी है ये चीज। ठीक है, अच्छा, अब 7.4 आ गया है पूरे एक मिक्स का कंट्रीब्यूशन। अब 7.4 आ गया पूरे एक प्रोडक्ट का, नहीं एक्स का, हाली एक्स का नहीं, हाली वाई का नहीं, बल्कि पूरा जो मिक्स है 2:1 का, उसका कंट्रीब्यूशन। अब जब हम यहाँ पे ब्रेक इवन निकालेंगे, यानी ब्रेक, तीसरा स्टेप है हम ब्रेक इवन निकालेंगे, लेकिन ब्रेक इवन इस तरह हमारा निकलेगा कि हम ब्रेक इवन निकालेंगे मिक्स में। हमें मिक्स का ब्रेक इवन पहले पता चलेगा, पहले हमें यूनिट्स का नहीं पता चलेगा। वो इस तरह निकालेंगे जिस तरह नॉर्मली हम निकालते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, नहीं बल्कि कंट्रीब्यूशन पर मिक्स। अगर हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करेंगे तो फिर हमें दोनों प्रोडक्ट से अलग निकालने पड़ेंगे, हमें अलग नहीं निकालने, इकट्ठे निकालने हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट सवाल में है 350,000, ये अगर तुम देखो सवाल में फिक्स कॉस्ट, ये देखो 350,000 डिवाइडेड बाय 7.4, डिवाइडेड बाय 7.4। ठीक है, 350,000 डिवाइडेड बाय 7.4 करेंगे तो ये आ जाएगा 47297, 47297 मिक्स, 47297 मिक्सेस। हमें पता चल गया कि हमारा ब्रेक इवन ये है कि अगर हम 47297 मिक्सेस बेचें, हमारा ब्रेक इवन क्या है कि अगर हम 47297 मिक्सेस बेचें, प्रोडक्ट नहीं, एक्स या वाई की खास बात नहीं हो रही बल्कि मिक्स पूरे की बात हो रही है, वो बेचें तो हम जो है वो ब्रेक इवन अचीव कर लेंगे। बस अब हमें मिक्स पता चल गया, अब इस मिक्स की मदद से हम इजीली प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। हमें इस बात का पता है, हमें इस बात का पता है कि जो मिक्स है उसके अंदर कितने एक्स और कितने वाई हैं, तो हमें पता है हर मिक्स में 2x और 1y है, हर मिक्स में 2x और 1y है। तो हम क्या क्या करेंगे, अब हम ब्रेक इवन निकालेंगे प्रोडक्ट के लिए, यानी एक्स और वाई के लिए अलग अलग, एक्स और वाई के लिए अलग अलग। एक्स का पहले कैलकुलेट करेंगे, लेकिन टोटल कितने मिक्सेस हैं जिसका ब्रेक इवन है 47297, इस पॉइंट पे जाके आपको ब्रेक इवन होना है। और हर मिक्स में कितने एक्स हैं, 2।
जबकि अगर वाई की बात की जाए तो 47297, हर मिक्स में कितने वाई हैं? एक। हर मिक्स में कितने वाई हैं? एक। अच्छा, मैं अभी बताता हूँ, एक क्वेश्चन मुझे आया, मैं उसका रिप्लाई भी देता हूँ। पहले इसको करने मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 94594, 94594, और ये आ जाएगा 47294, 94594 यूनिट्स ऑफ एक्स, और 47297 यूनिट्स ऑफ वाई। अच्छा, ये हमारा आंसर निकला है यूनिट्स में। यहाँ पे हमारा सॉल्व पूरा हो गया। इस केस में हम यूनिट्स में जब हमने देखना है तो पहले हमने मिक्स निकालना है, फिर हमने कंट्रीब्यूशन पर मिक्स निकालना है, और फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर मिक्स से डिवाइड करके ब्रेक इवन इन मिक्सेस निकालने हैं। फिर उसके बाद हमने देखना है कि एक मिक्स के अंदर कितने प्रोडक्ट थे, इस रेलिवेंट प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स थे, एक रेलिवेंट प्रोडक्ट के, उसके यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। अब एक क्वेश्चन मुझे यहाँ पे एक स्टूडेंट का आया कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो भी गिवन होती है और मिक्स भी दिया होता है, तो अब तब कैसे करना है? तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि जब कभी आपको ब्रेक इवन इन यूनिट्स निकालना हो, क्योंकि ये ब्रेक इवन इन रेवेन्यू नहीं है, ब्रेक इवन इन यूनिट्स निकालना हो, तब आपको मदद लेनी है मिक्स की। और अगर उसने मांगा हो ब्रेक इवन इन रेवेन्यू, तब हमें मदद लेनी है वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो की। मतलब ये हुआ कि अगर किसी सवाल में दोनों भी गिवन है तो हम देखेंगे हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक यूज कर लेंगे। अगर हमें लगा कि हमारी रिक्वायरमेंट यूनिट्स में निकालना तो हम मिक्स को यूज करेंगे, अगर हमें लगा कि रेवेन्यू निकालना तो वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो को यूज करेंगे। इसका ये मतलब है। मुझे बताओ यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्वेश्चन क्लियर है हुसनैन? आपको क्लियर हुआ कि क्या कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे अगर कहीं आ जाता है? बाकी स्टूडेंट्स भी बताओ, बाकी स्टूडेंट्स भी बताओ, यहां तक क्लियर है? सब बताओ यहां तक क्लियर है कि अगर कभी मिक्स वाला सीन आ जाए, यूनिट्स वाला सीन आ जाए, तो कैसे कैलकुलेट करना है? यहाँ पे हमने सीवीपी के जो मैक्सिमम केसेस थे, जो हमारे पेपर में कैलकुलेशंस आ सकती हैं, थ्योरेटिकल आ सकता है ज्यादातर, वो हमने टेस्ट किए हैं। इंशाल्लाह कल का सेशन इंशाल्लाह सेम टाइमिंग पे स्टार्ट करेंगे, 8 सवा 8 बजे। और उसमें हम क्या करेंगे, हमारा कल का सेशन होगा प्राइसिंग पे और लिमिटिंग फैक्टर पे, यानी प्राइसिंग और लिमिटिंग फैक्टर, दो टॉपिक्स। आज एक टॉपिक था, कल दो टॉपिक्स होंगे। कल में भी हम थोड़ा लेंथी कर लें। लेंथी क्या करें, क्योंकि हमारी स्पीड इतनी स्लो नहीं होती, हम 2 घंटे के अंदर 2 से 3 सीआर्स को इजीली टैकल अप कर सकते हैं। या आप लोगों का मेरे साथ एक्टिव होना, मेरे साथ चलना बड़ा जरूरी है। इंशाल्लाह आप मेरे साथ चलो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। बस मेरे साथ ये जो सेशंस हैं ये गुजार लो, इंशाल्लाह यू विल बी डन विद अ प्रॉपर प्रैक्टिस, और प्रॉपर तुम लोगों का सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो बस तुम लोगों ने अब कल की क्लास में आना है। कल की क्लास में तुम लोगों ने क्या कहते हैं, प्राइसिंग और लिमिटिंग फैक्टर एक मरतबा अगर तुमने नोट्स बनाए हो तो उसको रिवाइज भी कराना। कल की क्लास 2 घंटे की हो, ढाई की, यार देखो अब जब पढ़ना है ना तो फिर ये नहीं देखना 2 घंटे, फिर 1.5 घंटा हो, 2 हो, 2.5 हो, 3 हो, फिर चिल मार की क्लास लेनी है बस। क्योंकि पेपर है, पेपर में टाइम नहीं देखते, पेपर में देखते हैं तैयारी पूरी है। ठीक है उमेर भाई? ठीक है, कल की क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं। और यहाँ तक बहुत 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 आपका शुक्रिया कि आप क्लास में आए। काइंडली कल भी क्लास में आए और सारी क्लासेस लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अल्लाह हाफिज। सर F5 के एग्जाम का टाइम ड्यूरेशन और एग्जाम पैटर्न तो बताइएगा। एक मिनट ना।